शर पसंद है पी टी आई। एक ही चीज चलनी शुरू हो गई। हमें पता है किधर से फीड है। एक तो हमें अकल भी इतनी नहीं है कि थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो। सबको एक ही फीड दे रहे थे ये कि शर पसंद है, ये है, इन्होंने वो किया। और उसके बाद मीडिया के ऊपर क्लैम डाउन के चैनल्स के ऊपर पड़ गए। उसके अलावा अब मुझे ये समझाएं कि इमरान रियाज खान किधर गायब किया हुआ है? क्या उसका कसूर यह है कि वो इस इंपोर्टेड हुकूमत और इसकी लाइन पे चलता नहीं है? क्या इसका यह कसूर है? इसलिए वो पहले उसे उठाया, उसे गायब कर दिया। और मुझे खतरा है, मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, इसके ऊपर तशद्दुद करेंगे, क्योंकि हमारे कई लोगों के ऊपर, आजम स्वाति और मैं कई लोगों को बताऊंगा, अली अमीन, इनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। और मुझे खौफ है कि इसके ऊपर भी तशद्दुद करेंगे, क्योंकि इमरान रियाज आखिर में कह रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था, मुल्क छोड़ के जा रहा था, जब उसको एयरपोर्ट से पकड़ा है, उसको भी खौफ था कि अरशद शरीफ से जो हुआ है वही लोग उसी से वही करेंगे, और उसको अब जेल में रखा हुआ। मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं, आपको सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि एक सहाफी के पीछे, जिसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, उसकी यूट्यूब पे व्यूअरशिप देखें, उसको टीवी चैनल में नहीं काम करने देते क्योंकि ये उनकी लाइन फॉलो नहीं करता। उसके ऊपर उसको खतरा यह है कि या उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद करेंगे, और हमें यह भी डर है कि उसको मार ना दे, क्योंकि अभी तक वो पुलिस कह रही है जी हमें नहीं पता वो किधर गया। हमें पता है वो किधर है, मुझे पता है वो किधर है। और इसके ऊपर कुछ हुआ तो फिर ये लोग जिम्मेदार होंगे, वही जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल किया था, जो जिम्मेदार है मेरे ऊपर, जिन्होंने कातलाना हमला करवाया था। फिर उसको भी उठा के ले गए, और या मकबूल जान को। एक बुजुर्ग आदमी है, यानी ठीक है, वो उसकी अपना राय है, उसकी अपनी फॉलोइंग है। क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल लाइन के साथ नहीं है, क्योंकि वो भेड़ बकरियों की तरह आपकी लाइन पे नहीं चल रहा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है, उसको उठा के ले गए। आफ्ताब इकबाल को पकड़ के ले गए, उसको जरा छोड़ दिया, लेकिन उसको भी उठा के ले गए। उसकी तो लाइन ही कुछ और है, लेकिन क्योंकि शायद उसने इमरान खान के लिए कोई प्रोग्राम कर दिया होगा। यानी ये ऐसी फैशिज्म, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि कौन से मुल्क में, किस जमहूरियत के अंदर ये तमाशे हो रहे हैं, यानी जिस तरह का जुल्म हो रहा है। उसके बाद जब पब्लिक का रिएक्शन आया, तो ये पब्लिक का रिएक्शन इससे बहुत ज्यादा आना था। जहां तक मुझे पता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, अब वहां तो हमने कुछ नहीं ना किया, वहां तो हमारा कोई पीटीआई का वर्कर नहीं था। आप देखें कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो सबसे बड़ा असासा इस मुल्क का, जिसकी वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान उठेगा, हमें कोई आईएमएफ नहीं उठाएगा, कोई जो हमारे दोस्त मुल्क है उनसे भीख मांग के नहीं, ये उठाएंगे हमें। इनका रिएक्शन देखें कैसा है, एकदम निकले हैं वो लोग। और वो क्यों निकले हैं? क्योंकि वहां उनको पता है कि ऐसी हरकतें जमहूरियत में नहीं होती, आजाद मुल्कों में ऐसी हरकतें नहीं होती। वो बाहर बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूं मगरब में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पराए मुल्क हैं, उनको इस मुल्क से ज्यादा आजादी है, वहां वो ज्यादा आजाद हैं, क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है, उनके हकूक की हिफाजत करते हैं वहां के कानून और उनकी अदलिया। वो आजाद लोग हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। यहां इन्होंने इतना खौफ और हिरासा फैला के, डरा के, डंडे मार मार के लोगों को समझ रहे कि कंट्रोल कर लेंगे। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का, मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान। मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हमें तो यह पता ही नहीं था, इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया है, और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया इस दौरान, क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर पसंद और बताना चाहते थे। इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब बंद कर दिया।
ملک کو کتنا نقصان ہوا صرف اس لیے کہ جناب عمران خان کو پکڑنا تھا، تو وہ ریئیکشن انہوں نے نہیں دکھانا تھا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے. تو ایسٹ پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. ہمیں یہاں کنٹرول میڈیا، پاکستان ٹائمز، ہمیں تو خبر ہی نہیں مل رہی تھی. پی ٹی وی تھا. وہ میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے، ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے. آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے، جس کو پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا، چاہیے تھا، اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا، ملک گوا دیا، تباہ کروا دیے. 90,000 ہمارے فوجی قیدی بن گئے. ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا. بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. کیا ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے. ان کی جب حمود الرحمان رپورٹ لکھی گئی، پاکستان میں شائع نہیں ہونے دی. وہ اتنی طاقت تھی ان کی. 25 سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے. ملک کیسے نہیں چلتے. اور میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب، ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی، میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں، آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں، کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں. آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب، میری ذرا غور سے بات سن لیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں، کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے، کیونکہ تب مشرف کا مارشل لاء تھا، یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے، کرتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے، ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. ڈبل گیم، دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا. پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے، ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھے، کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی